नमस्कार सभी विद्यार्थियों का। तो मूल्यांकन से पहले जो आपने मापन और आंकलन के बारे में पढ़ा, तो इसके बाद जो है आप मूल्यांकन पढ़िए। मापन से संबंधित प्रश्न, आंकलन से संबंधित प्रश्न और उसके बाद मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न कहाँ कहाँ से बनने वाले हैं। तो मूल्यांकन से पहले जो आपने इससे संबंधित जो भी थ्योरी पढ़ी है और जो भी इसके संबंध में जो भी व्याख्या जो आपने बुक्स के अंदर कहीं भी पढ़ी है, तो वो तो आपको करना ही है। लेकिन पॉइंट टू पॉइंट कहाँ कहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो नहीं बदलने वाली, जो अप्लाइड क्वेश्चन आएगा वो तो फिर आपको अपने नॉलेज बेस पे करना है। लेकिन अगर ऑप्शन जो है वो सिमिलर आए, मतलब जैसा जो मैंने आगे पॉइंट टू पॉइंट बात की है, तो वो नहीं बदलने वाले, वो सेम के सेम ही रहेंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत परिवर्तन आए, लेकिन संभावना बहुत कम है कि इसके अंदर कोई बदलाव आए। तो पहला है, एक सतत प्रक्रिया है। कहने का मतलब मूल्यांकन एक किस प्रकार की प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध जो है वो शिक्षण उद्देश्यों से होता है। शिक्षण उद्देश्य कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। व्यवहार के सभी पक्ष इसके अंदर शामिल हैं, सभी पक्षों को शामिल कर लेते हैं जो व्यवहार से संबंधित होते हैं। शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, यानी कि जैसे ही अध्यापक कोई शिक्षण करवाता है तो उसे ये पता करना है कि कोई बच्चा कितना कुछ जानता है, तो उसे मूल्यांकन करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप मूल्यांकन को शिक्षण प्रक्रिया से अलग नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट जो है, बालक के व्यवहार से संबंधित जो परिवर्तनों की जांच होती है, वो हम मूल्यांकन के द्वारा पता कर सकते हैं भी क्या क्या उसके व्यवहार के अंदर बदलाव आए हैं। उसकी हम जांच कर सकते हैं किसके द्वारा? मूल्यांकन के द्वारा। निष्पत्ति का पता लगाना, निष्पत्ति के बारे में पढ़ा कि अचीवमेंट, कि विद्यार्थी की अचीवमेंट कितनी है, कितना कुछ वो उपलब्धि प्राप्त कर चुका है, कितना कुछ सीख चुका है। इसका पता लगाने के लिए हमें उसका क्या करना पड़ेगा? मूल्यांकन करना पड़ेगा। सुधार हेतु आवश्यक, मान लीजिए कि कोई बच्चा अभी तक पिछड़ा हुआ है अधिगम में, या वो अभी तक जो अध्यापक ने शिक्षण अधिगम करवाया है वो उतना अधिगम नहीं कर पाया, तो ऐसे में उसके अंदर यदि सुधार की ज़रूरत है तो हम उसका मूल्यांकन करके पता लगा सकते हैं कि कितना सुधार करना है, कौन कौन सी चीज़ें जानता है और कौन कौन सी चीज़ें नहीं जानता। बालक की अधिगम की कठिनाइयों का पता लगाना, तो यहाँ पर हम बालक की जो कठिनाइयाँ होती हैं, कहाँ पर बालक जो है उसको समस्या आ रही है, तो सीखने में कहाँ पर उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी कठिनाई का पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मूल्यांकन। उत्तम ढंग से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, भी अच्छे तरीके से बालक सीखे, इसके लिए हम उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं मूल्यांकन के द्वारा। तो जैसे ही हमने उसको बताया कि आपके इतने अंक आए हैं, आपने व्यवहार के अंदर इतना अच्छा सुधार किया है, तो वो और ज़्यादा उस काम को करने के लिए प्रोत्साहित होता है। मूल्यांकन का जो क्षेत्र होता है ये व्यापक है, बड़े स्तर पे होता है, विस्तृत होता है, क्योंकि हर एक पक्ष का हम मूल्यांकन कर रहे हैं। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, चाहे व्यवहार के कोई भी पक्ष हो, ठीक है, तो उसका हम मूल्यांकन कर रहे हैं इसके साथ। तो मूल्यांकन एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, जो ऊपर हमने पढ़ा था सतत प्रक्रिया है, क्रमबद्ध प्रक्रिया है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें इसके साथ में एक तरीके के क्रम के रूप में जुड़ी हुई हैं। सतत प्रक्रिया है और व्यापक प्रक्रिया इसी से संबंधित हो गया। निरंतर चलता है यानी कि सतत चलने वाली प्रक्रिया होगी। मूल्यांकन जो होता है वो परिमाणात्मक भी है और गुणात्मक भी है, गुणात्मक भी है और परिमाणात्मक भी है। ये नंबर भी बताएगा, साथ में आपके व्यवहार कैसा है ये भी बताएगा। अंक बताने के साथ साथ आपका व्यवहार कैसा है, आपके व्यवहार में क्या बदलाव हुए, तो ये भी बताएगा। यानी कि परिमाणात्मक भी है और गुणात्मक भी है। परिमाणात्मक के अंदर ये जो मात्रात्मक शब्द भी प्रयोग कर सकता है। तो इसके बाद ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, जो तीन पक्ष हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर पढ़े थे, तो ये जो तीनों पक्ष हैं, तो इन तीनों पक्षों से संबंधित जो उद्देश्य होते हैं उनकी ये क्या करता है? जांच करता है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट, मूल्यांकन के द्वारा निदानात्मक और उपचारात्मक। जो निदानात्मक होता है वो तो किसी बालक के सीखने में क्या समस्या आ रही है, सीखने के जो समस्याएं हैं उसके कारण क्या है, तो उस कारण को जानने के लिए फिर हम कौन सा परीक्षण करते हैं? निदानात्मक। तो अब हमें कारण का पता लग गया, समस्या का कारण क्या है, तो ऐसे में तो उसका हम क्या करेंगे? उपचार करेंगे। तो तब कौन सा परीक्षण करेंगे? उपचारात्मक परीक्षण करेंगे। समस्या के कारणों को जानना, निदानात्मक, और फिर उसके बाद उसका समाधान करना, उपचारात्मक परीक्षण। नेक्स्ट, इसके बाद मूल्यांकन जो है इसकी प्रकृति क्या होती है? योगात्मक होती है, क्योंकि सभी चीज़ें हम इसके साथ जोड़ देते हैं।
जो भी परीक्षण हमने किए, जो भी विद्यार्थी ने उपलब्धि प्राप्त की है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। मूल्यांकन निर्णयात्मक प्रक्रिया है। अब इसके अंदर कैसे है, निर्णय देते हैं किसी बालक के पक्ष में हम कोई निर्णय दे सकते हैं कि कोई बालक कितना कुछ जानता है, किस विषय के अंदर उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, कितनी उसकी उपलब्धि है, तो ये हम बता सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद ब्लूम जो थे, उन्होंने भी मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंदर अपना योगदान दिया था। तो ये 3 तत्व बताते हैं मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंदर: शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन। तो ये 3 बिंदु आप जरूर याद रखना, यहाँ से प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाला है। एक पॉइंट कोई और डाल देंगे इसके अंदर। तो शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन। तो ये ब्लूम के थे मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 तत्व। जो हम सीसीई इसके अंदर मूल्यांकन में शामिल है, तो इसमें जो सीसीई है, तो वहां पर एक व्यापक शब्द है, क्योंकि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ऐसा वहां पर आता है। तो जो व्यापक शब्द है उसका क्या मतलब होता है, तो इसके अंदर पहले है विषयों की व्यापकता। विषयों की व्यापकता से मतलब है कि हर एक विषय होने चाहिए, जैसे हिंदी, गणित, पर्यावरण, अंग्रेजी, जो भी सब्जेक्ट हैं वो सभी होने चाहिए। और अवसरों की समानता, बालकों को पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए, तरीके होने चाहिए अलग अलग। और दायरे की व्यापकता मतलब दायरा बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कक्षा कक्ष की गतिविधि के आधार पर ही मूल्यांकन कर रहे हैं, तो कक्षा कक्ष के बाहर की जो गतिविधियां हैं तो वो उसको भी आप शामिल कीजिए। फिर है उपकरणों की व्यापकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो उपकरण हैं उन उपकरणों का प्रयोग कीजिए, जैसे पोर्टफोलियो का प्रयोग करते हैं, जो अध्यापक की दैनिक डायरी होती है उसका प्रयोग करते हैं। तो आप हर एक जो टिप्पणियां हैं उनको आप शामिल कीजिए, चाहे वो कक्षा कक्ष के कार्य, प्रोजेक्ट वर्क हो गए, जो भी हैं आप उन सभी को शामिल कीजिए। तो ये आएंगे सीसीई के अंदर, उसकी व्यापकता के अंदर: विषयों की व्यापकता, अवसरों, तरीकों, दायरे और उपकरणों की व्यापकता। बाकी जो क्वेश्चन हैं वो सब अप्लाइड क्वेश्चन होंगे, कि जो आपको एक साधारण रूप में ही सोच करके आपने उत्तर देना है, पॉजिटिव रह करके फिर उत्तर देना है। ठीक है, धन्यवाद।